today what we are going to discuss is that is exemptions on government supplies. See, अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक है एग्जम्पशंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाई, अगर आप इसके टाइटल पर जाएंगे तो कई बार ऐसा समझने में आता है, ऐसा हम समझ पाते हैं इसको लेकर के कि बड़ा रिस्ट्रिक्टिव टॉपिक होगा, शायद हमारे ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम ये 2 दिन का हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे, 1-1 घंटे के 2 सेशंस हमने इसको डिवाइड किए हुए हैं। 1 घंटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग टुमारो। सो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे एग्जम्पशंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाईज ऐसी हैं जो हर किसी केस में एप्लीकेबल हैं। ईच एंड एवरी वन इज अफेक्टेड बाय दीज प्रोविजंस। बट अनफॉर्चुनेटली ये जीएसटी लॉ का ऐसा एरिया है जिस पर बहुत ज्यादा कभी बात हुई नहीं, बहुत ज्यादा टच किया नहीं गया। अनटच्ड एरिया ऑफ जीएसटी लॉ वी कैन से। तो एग्जम्पशंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाईज को लेकर के आज हम जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, it is going to be the crucial discussion, and you will find it relevant from all each and every taxpayer perspective. So let's move ahead with this small background. Let us first set today's agenda, that is कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो आज के एजेंडा की हम बात करें तो बेसिकली इसको हमने 5 बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग इज एग्जम्पशन ऑन सप्लाईज मेड बाय गवर्नमेंट। There are certain supplies which the government is making. Supplies, there are certain exemptions on the supplies made to government. Made it to government. So there are certain supplies which are which the government is making. Government is supplying certain goods or services. So what taxability of those supplies made by the government, and there are certain exemptions which are available to the supplies made to government. Meaning thereby your client might be supplying certain goods or services to some of the government or government department or governmental entity or governmental entities. तो उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 बहुत ही रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है हमारे जीएसटी लॉ का, जो कि बात करता है एग्जेम्पशंस की, तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देन रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, इसको भी हमें डिस्कस करना है। और कुछ केस स्टडीज मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिन केस स्टडीज पर भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये हमारा एजेंडा रहने वाला है हमारे पूरे टॉपिक का। बेसिकली 2 दिन में हम इसको डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द एजेंडा विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड टुमारो एज वेल। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हम करेंगे। एक बात और, यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 12 और नोटिफिकेशन नंबर 13 कंप्लीटली हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल और केवल वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड है। मीनिंग देयरबाय कि नोटिफिकेशन नंबर 12 इज वेरी वेरी एलोबरेट नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने एग्जेम्पशंस वहां पर दिए गए हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, और बाकी जो सारे हमारे पॉइंट्स हैं उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। देन रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज नोटिफिकेशन नंबर 13 इज आल्सो देयर, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड टुमारोज डिस्कशन। सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। So now to start with, कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम एग्जेम्पशंस को लेकर के जब बात करेंगे तो देयर शुड बी सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। पहली बात, जब हम सप्लाईज की बात करते हैं तो सप्लाईज कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन इज इनवर्ट सप्लाई, वन इज आउटवर्ड सप्लाई। यू मस्ट बी टेलिंग ऑल दिस थिंग। लेकिन सप्लाईज को अगर हम डिवीजन करने की बात करें तो 2 तरह से और सप्लाई हो सकती है। एक सप्लाई होती है गुड्स की और एक होती है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जहां तक गुड्स की सप्लाई की बात है या जहां तक सर्विसेज की सप्लाई की बात है, तो जीएसटी लॉ के पहले तक तो लॉज ही अलग हुआ करते थे। जहां तक गुड्स की बात होती थी तो गुड्स की सप्लाईज के ऊपर या तो एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी या वेट लॉ लगा करता था, और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर हमारा सर्विस टैक्स लगा करता था। But now after GST, what is happening? Let us try and understand कि single law is applicable on both goods as well as on services. So बात यहाँ पर अगर हम करें कि गवर्नमेंट सप्लाईज को लेकर के बात करें तो गवर्नमेंट सप्लाईज में भी गुड्स की सप्लाई भी हो सकती है और सर्विसेज की सप्लाई भी हो सकती है। It can be supplies made by government or it can be supplies made to government.
तो दोनों ही बातें यहाँ पर आ सकती हैं कि भाई गुड्स की जो सप्लाई है या तो गवर्नमेंट को की जा रही है, गवर्नमेंट गुड्स की सप्लाई कर रही है। सिमिलरली सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही हैं, गवर्नमेंट ही सर्विसेज की सप्लाई कर रही है। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो पहली एक जो सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बात करता है एग्जेम्पशंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाईज। जब एग्जेम्पशंस की हम बात करते हैं, एग्जेम्पशंस ऑन गवर्नमेंट सप्लाईज की बात करते हैं, तो पहला एक जो बुलेट पॉइंट, जो एक सबसे अहम बात है वो याद रखने की है, वो ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग सप्लाईज टू द गवर्नमेंट, so in that case, in respect of goods, no special provision has been prescribed under GST law. Meaning thereby, if you are making supplies of goods to the government, or if you are making supplies of good to any person other than government, there is no differentiation in the GST law. Similarly, if a commercial organization is supplying goods to someone, or a government organization is supplying goods to someone, there is no differentiation in the GST law. So first point is very, very critical, is that if the supplies of goods, so in that case, there is no discrimination whether it is made to or made by government or non-government. So it will be treated at par with a normal commercial transaction. So as far as goods are concerned, no issue. It will be treated as normal commercial transaction. So first point is very much clear कि भले आप supply goods की करें, गवर्नमेंट को करें, तो उसमें कोई किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन या कोई सेपरेट प्रोविजंस उसको लेकर के नहीं। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं कि गुड्स को लेकर के कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, दैट मींस कि सर्विसेज को लेकर के स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बना सकते थे, गुड्स सर्विसेज मेड बाय गवर्नमेंट, मेड टू गवर्नमेंट। तो फर्स्ट अगर हम बात करें गुड्स के रिस्पेक्ट में, whether it is made by government or whether it is made to government, in both the cases there is no separate provision, it is applicable as per normal commercial transaction. However, in case of services, if we talk about सर्विसेज के केस में भी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सर्विसेज के केस में अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, whether the supply of services made to government or supply of services made by government, so special treatment has been given under the GST law. So that we need to understand very, very carefully. और देखिए हर केस में आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, जब भी कोई केस आपके सामने आता है कि वहां पर सप्लाई कर कौन रहा है, whether it is supply made to government है और whether it is supply made by government है। तो इसको लेकर के हम बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ऑल्दो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टुडेज आवर डिस्कशन। एक देखिए अक्सर कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हु इज द रेसिपिएंट एंड हु इज द सप्लायर। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रेसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है आप नहीं समझ पाते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप चाहे तो चैट बॉक्स में उसका आंसर एक बार टाइप करके दे सकते हैं मुझे। तो अगर हम बात करें कि बीसीसीआई जो हमारा आईपीएल ऑर्गेनाइज करता है, बीसीसीआई आईपीएल जैसा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पेप्सी को इंडिया ने उसको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी, पेप्सी को इंडिया ने स्पॉन्सरशिप ली, मेन स्पॉन्सर बना आईपीएल का। तो अब इस सिचुएशन में देयर आर 2 ऑर्गेनाइजेशन हियर, वन इज बीसीसीआई एंड सेकंड इज पेप्सिको इंडिया। नाउ in this particular scenario, who is the recipient of service and who is the supplier of service? Sponsorship service is being given, so sponsorship service के respect में who is the recipient and who is the supplier? That is the question. मैंने आपसे कहा कि ये वाला एग्जांपल हमारा जो आज का डिस्कशन है उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के केस में भी समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हु इज द रेसिपिएंट एंड हु इज द सप्लायर, तो उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि रेसिपिएंट व्यक्ति वो होता है जो पेमेंट करता है, द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्विसेज। भाई नॉर्मल कोर्स व्हाट हैपेंस, भाई कोई क्लाइंट हमारे पास आता है बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारी सर्विसेज लेता है, तो सर्विसेज लेने के बदले में वो हमें पेमेंट करके जाता है। तो द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट इज द रेसिपिएंट एंड पर्सन हु इज रिसीविंग द कंसिडरेशन इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो कई बार सर्विसेज के केस में आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहेगा कि हु इज द रेसिपिएंट, हु इज द सप्लायर। तो जैसे बीसीसीआई और पेप्सी के केस में अगर हम बात करें, तो
बात यहाँ पर ये आती है कि हु इज द रेसिपिएंट एंड हु इज द सप्लायर। तो उस केस में आपको ये टेस्ट लगाना पड़ेगा, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, हु इज पेइंग द कंसिडरेशन इज द रेसिपिएंट, and who is the person who is receiving the money is the supplier. So I think with this example we have understood the concept कि रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है। तो आपको कई सारी जगह गवर्नमेंट में भी ये सिचुएशन सामने आएगी, जहां पर ये हम यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्विसेज की जब सप्लाई की बात होती है तो वहां पर आपको 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट है और इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट है। so that discrimination has to be done very very carefully. So this is the second point. Now अभी हम आगे डिस्कशन करें उसके पहले कुछ जो जरूरी पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक देखिए बेसिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट सप्लाईज के केस में आप ये समझ लें कि पहली बात तो गुड्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेशन है सर्विसेज में। सर्विसेज के भी रिस्पेक्ट में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में केवल और केवल 3 सर्विसेज ऐसी हैं जो फॉरवर्ड चार्ज में। रिमेनिंग ऑल अदर सर्विसेज आर आइदर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और दे आर एग्जेम्प्टेड। सो बेसिकली आज जब हम गवर्नमेंट सप्लाईज को डिस्कस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सप्लाईज में हमें पता होना चाहिए कि विच आर द सर्विसेज on which government will pay the tax. That means government department has to get themselves registered and they need to discharge their tax liability. There is very restrictive list of these services. What is the list? What are these 3 services? Let us try and understand. Services provided by Department of Post, services provided by ports and airports, and Indian Railways. Only these 3 services are there which are under forward charge, meaning thereby that the services provided by government other than these services are either under reverse charge mechanism, either recipient has to pay the tax or these services are exempted. That means in any case apart from these 3 cases government will not discharge its tax liability on any sort of service. मैं ऐसा ये जो वर्डिंग्स हैं ये सारी वर्डिंग्स मेरी हैं। अभी जब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके पीछे लीगल बैकिंग क्या है जब अभी हम आगे जाएंगे तो मैं डिस्कस आपसे करूंगा। सो पॉइंट आपको यहाँ पर समझने का है वो ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज आपकी टैक्सेबल होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी सारी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है। स्पीड पोस्ट आप करने जाते हैं तो स्पीड पोस्ट की जब आप रिसिप्ट को ध्यान से देखेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट और एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पर जो एयरक्राफ्ट पार्क किया जाता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनसे एक फीस चार्ज करती है पार्किंग फीस, या पोर्ट पर जब कोई वेसल पार्क किया जाता है या डिफरेंट अदर सर्विसेज भी होती हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को जीएसटी चार्ज करने का राइट होता है क्योंकि डे टू डे हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसको पता नहीं है। इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो जो AC 3, AC 2, AC 1 के जो टिकट्स होते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगता है एज वी ऑल नो। तो केवल ये 3 सर्विसेज